Morning everyone, welcome to Naukri Learning, and today our topic is all about tax planning strategy for individual at a very beginner level ki how to save your tax, how to plan your tax, so that you do not fall into higher tax bracket bucket और मतलब कैसे आप क्या क्या मेथड्स, क्या क्या डिडक्शंस, क्या क्या मोड यूज कर सकते हैं टू सेव योर टैक्स सो दैट you minimize your tax by complying with all the rules and regulations or laws with the income tax. Okay, so give you a brief introduction about myself. I'm a chartered accountant by profession, and I come here with 7 years of experience into various industries. So had worked for Goldman Sachs, Barclays, and Macquarie, and currently I'm associated with EY GDS and as an assistant manager. Uh, so that's brief about me. In an index, we'll be covering about tax planning, old regime क्या है, because you are aware अभी budget में बिल्कुल changes हो गए हैं कि old regime क्या है, नई regime क्या है. So I'll quickly walking you through at every point so that you should be aware कि मेरे को कौन सा tax regime choose करना है, where I'll be getting more benefit. ठीक है. So I'll give you brief introduction about tax planning कि tax planning होता क्या एक्चुअली. हम लोग इतना सुनते हैं कि टैक्स को प्लान करो, टैक्स को प्लान करो, बट वो एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या है. टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि सेव योर टैक्स बाय नॉट ब्रेकिंग अ लॉ. बेसिकली आप अपने जितने लॉज एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स के उसको कंप्लाई करते हुए ऐसे आप उसको रूल्स को यूटिलाइज करो सो दैट यू कैन सेव योर टैक्स. ठीक है. सो इट इज द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इट मींस प्लान टू मिनिमाइज योर टैक्स बाय फुलफिल ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. अभी इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स एक मेन कंप्लायंस है, बाकी ज्यादा आपके लिए कंप्लायंसेस नहीं होते हैं. ठीक है. बट अभी एक वर्ड ऑल्सो आता है टैक्स अवॉइडेंस. ठीक है. तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग के अंदर एक्चुअली. ठीक है. दोनों में लॉस को कंप्लाई किया जाता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप अवॉइड करते हैं बाय मेकिंग फॉर्ज विल सबमिटिंग फॉल्स क्लेम. फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो. ठीक है. उनको फॉर्म 16 के लिए आपसे एटीसी का डॉक्यूमेंट चाहिए. तो आप क्या करोगे, आपने कभी इन्वेस्टमेंट तो ईएलएसएस में नहीं किया, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के उसको सबमिट कर दोगे. ठीक है. दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस. एचआरए करते हो आप, जब आपका रेंट 50 या 30 हजार है, आप उसको फॉर्जरी से 40 हजार दिखा देते हो. दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस. मतलब लॉ को तो कंप्लाई कर रहे हो, बट आपने वो टैक्स को अवॉइड कर दिया बाय माल माल प्रैक्टिसेस. समझ रहे हो, इसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. अगर आप इसमें देखो, एक छोटा सा मैंने टेबल दिखाया है जिसमें टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी मिनिमम टैक्स है, टैक्स एफिशिएंसी है. दोनों लीगल है, कोई में दिक्कत नहीं है, कोई भी पकड़ा नहीं जाता. ठीक है. नेचर के अवेल लूप होल्स इन द लॉ. ठीक है. अब आपने फॉर्ज इसकी कोई चेकिंग थोड़ा ना कर रही है. इनकम टैक्स में सबमिट कर दोगे रिटर्न, तो कौन चेक करने बैठा, मतलब चेक करेंगे बट इतना डिटेल्डली चेक नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपकी 7 लाख या 5 लाख की इनकम है, उस पे आप जीरो टैक्स दिखा दोगे, आइडली जीरो टैक्स भी है. अगर 6 लाख की इनकम है, आइडली उस पे ओल्ड रजीम में टैक्सेबल बनता है, तो आप उसको दिखा दोगे कि 1 लाख का मैंने एटीसी लिया है. तो कोई वेरीफाई थोड़ा ना कर रहा है, कोई वेरिफिकेशन मोड तो है ही नहीं कि आपको उसमें सबमिट करना है या आपको वहां दिखाना है कि मेरा इस ईएलएसएस में इस आईसी नंबर के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट करी है. सो आइडली दीज आर द लूप होल्स इन द लॉ. समझ रहे हो. तो दिस इज द वे टू अवॉइड अ टैक्स. ठीक है. टैक्स प्लानिंग में क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट जितनी करी उतना ही दिखा रहे हो. ठीक है. एक्सरसाइज डन बिफोर द टैक्स लाइबिलिटी, दोनों टैक्स लाइबिलिटी से पहले किया जाता है. इम्पैक्ट पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट इफ वॉलेट द टैक्स. पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने बेसिकली नोटिस सेक्शन नोटिस आ जाएगा. नोटिस आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आपको वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है वो आपके पास आ जाएगी. समझ रहे हो. तो दिस इज द वे एक्चुअली, जस्ट मेक श्योर कि आप टैक्स प्लानिंग करो, अवॉइड मत करो, सो दैट यू डू नॉट फॉल इनटू एनी पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट. समझ रहे हो आप. सो दिस इज द वे ओल्ड रजीम इज कंसिडर्ड. अभी अगर आप देखो तो ओल्ड रजीम के लिए 3 टैक्स ब्रैकेट है. जो अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप इंडिविजुअल हो और आप टैक्स भर रहे हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा ओल्ड रजीम या न्यू रजीम. ठीक है. तो इंडिविजुअल्स के लिए एजिंग लेस देन 60 है, तो 2.5 लाख से इनकम तक नहीं होगा. 2.5 लाख से 5 है तो 5% ऑफ द टोटल इनकम विल बी पेड एज अ टैक्स. up to more than 10 lakh 30% will be income as plus 1,12,000. Calculation is there on the next slide. ठीक है. अगर if individual is aging more than up to 60 to 80, वो सीनियर सिटीजन में आ जाता है. तो इसको एग्जाम्पशन क्या है, सिर्फ 2.5 लाख का 3 लाख हो जाएगा, रेस्ट ऑल विल बी द सेम. ठीक है. एंड गाइस, जो रिबेट 87A के अंडर होती है कि इफ द इंडिविजुअल इनकम इज 5 लाख, तो एज पर 5 लाख उसका इनकम 12 टैक्स बनता है 12,500, बट वो पूरा जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 5 लाख है, तो आपको रिबेट में फॉल करोगे. इनकम इज 6 लाख, तो अब वो रिबेट नहीं मिलेगी. ओनली अप टू 5 लाख दिस रिबेट इज एप्लीकेबल.
समझ रहे हो? एंड ओनली फॉर द इंडिविजुअल हु इज एजिंग लेस देन 60 ईयर्स, 60 टू 80 ईयर्स, उसके ऊपर अगर जो सुपर सिटीजन है उसमें ये रिजीम या 87 इज नॉट एप्लीकेबल। तो उनको क्योंकि ऑलरेडी बहुत बेनिफिट दिए, उनके टैक्स ही नहीं है 5 लाख तक नील है, तो उनको 87 के लिए एप्लीकेबिलिटी वैसी नहीं अप्लाई करेगी। समझ रहे हो? 5 to 10 लाख है तो 20% हो जाएगा, 10 से ऊपर है तो 30% हो जाएगा। सो दिस इज अ कैलकुलेशन मैंने बनाया जिसमें मैंने कोई बेनिफिट कोई डिडक्शन नहीं ली, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ली है। ठीक है, तो अज्यूमिंग इंडिविजुअल एजिंग 30 ईयर्स एंड अर्न अ सैलरी ऑफ 30 लाख। ठीक है, अगर वो 30 लाख की सैलरी अर्न करता है तो और कोई डिडक्शन नहीं ले रहा है तो उसको कितना टैक्स दे बना करेगा? तो अगर आप देखो 30 लाख की इनकम के ऊपर, एक मिनट, 30 लाख की इनकम के ऊपर, सॉरी, 30, अरे 30 लाख की इनकम की, आई एम नॉट श्योर दिस इज नॉट वर्किंग। 30 लाख की इनकम के ऊपर आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन पे करना, अच्छा दिस इज स्निप। तो 30 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है एज पर लॉ। 2450 की सैलरी बच गई आपकी। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक होती है नील टैक्स होता। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, दैट इज 22,50,000, उस पर 5% टैक्स लगता है। ठीक है, तो 5% कितना हो गया आपका? 12,500। 5 लाख से 10 लाख होता है तो आपका 20% टैक्स होता है। ठीक है, तो 5 लाख जो अमाउंट बटा 10 - 5 विल बी 1 लाख, और अबव 10 लाख विच इज 14,50,000, उसके ऊपर 4,35,000 का टैक्स बचता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी 5,47,500। उसके ऊपर मैंने सेस जोड़ा 21,900 का, दैट इज ऑन एट 4%, तो मेरा टैक्स बन गया 569,400। इसमें मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया, विच इज नॉट, विच आई थिंक इज अ फुलिश वे आउट। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, आई थिंक ही शुड कंसल्ट समबडी, बट ऐसे ज्यादा टैक्स देना इज नॉट अ बेटर वे आउट। आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडिविजुअल जो 30 लाख कमा रहा है विल बी पेइंग आउट दिस टैक्स विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ एनी डिडक्शन। आई डोंट थिंक सो। समझ रहे हो? सो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है प्लीज डू रीच आउट टू मी। मेरे को आप पिंग करो, मैसेज करो, आई हैव गिवन माय डिटेल्स ऑन द लास्ट स्लाइड, जिसमें आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, डू रीच आउट टू मी कि पीयूष की हाउ आई कैन सेव माय टैक्स, मेरा इतना इनकम है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। मे बी आई कैन मेक अ कंप्यूटेशन फॉर यू कि यार मेरा इतना फॉर्म 16 में आ रहा है और इतना मेरे को रिटर्न में फाइल करना है, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो। ठीक है, अभी क्या है, डिडक्शंस कौन कौन सी है? अगर आप देखो मैंने 7 डिडक्शंस दी हैं। इसके अलावा अलाउंसेस भी कंपनी देती हैं, दिस इज जस्ट अ डिडक्शन जो इनकम टैक्स बोल रहा है। अलाउंसेस अलग से होते हैं, आई वॉक यू थ्रू दैट एज वेल, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किए, बट आई कैन गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको बताया 50,000 की ग्रॉस इनकम के ऊपर हो जाएगी। 80C में क्या होता है, आईटी एक्ट कहता है कि आपको, आप किसी पीपीएफ में डालते हो, प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट आपके बैंक एम्प्लॉयज काटते हैं, ठीक है, वो हो गया, या आपने ईएलएसएस में डाला, ट्यूशन फीस होगी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं, उसका क्लब करके जितना अमाउंट है दैट शुड बी 1,50,000, तो आपका ग्रॉस इनकम में स्ट्रेट कम हो जाएगा। अगर आप नीचे देखो मैंने जो स्क्रीन स्निप डाला है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 1.5 लाख रुपए डायरेक्टली कट कर दिया। ठीक है, तो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो 45,000 का टैक्स बचा लोगे। वो कैसे? 1.5 लाख इंटू 0.3, बिकॉज 30% स्लैब रेट में फॉल कर रहे हो, तो 45,000 का टैक्स आपको सीधा सीधा कट जाएगा। नेक्स्ट, आपने 80D में इन्वेस्ट किया, 80D फॉर मेडिकल बेनिफिट्स। आपने 25,000 की कोई प्रीमियम पॉलिसी ले रखी अपने लिए या अपने वाइफ के लिए या बच्चों के लिए, या 50,000 की अपने पेरेंट्स के लिए ले रखी है, तो मैक्सिमम मैंने अभी सिर्फ 50,000 का इंक्लूड किया है, तो आपको 50,000 की एचआरए मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 80D मिल जाएगा। उसके बाद एचआरए, एचआरए ये रहा। एचआरए इज बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस जो कंपनी देती है। ठीक है, आपने सपोज करो कि रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो, रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो तो आपको, आपने रेंटल प्रॉपर्टी में रेंट पे करते हो, तो रेंट पे करने के बाद जो आपकी 3 कंडीशंस होती हैं कि कंपनी आपको सपोज कहती है 3 लाख रुपए का अलाउंस देते हैं आपको, वो बेसिकली बेसिक सैलरी और उसका ब्रेकअप दिया जाता है। तो लीस्ट ऑफ एचआरए रिसीव्ड विच इज योर कंपनी पेइंग गिविंग यू बेनिफिट्स, रेंट पेड माइनस लेस देन 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए। सपोज आप 3 लाख रुपए का सालाना टैक्स पे कर सालाना रेंट पे कर रहे हो, एंड 20,000 इज योर और 2 लाख इज योर एच डी ए प्लस बेसिक सैलरी ऑन ईयरली बेसिस, तो 20,000 वहां से कम हो जाएगा 280। ठीक है, 280 यहाँ पे हो गया। उधर आपको रेंट रिसीव कंपनी सपोज हो रही है 1,50,000 का एचआर दे रही है, 150, 280। उसके बाद क्या कह रहा है कि 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी बेसिक सैलरी कितना हमने निकाला था? 2 लाख, 2 लाख निकाला था, तो 2 लाख का 40,000 कितना हो गया? 80,000 हो गया, या
मेट्रो के लिए 1 लाख हो गया, तो 1 लाख विल बी द बेनिफिट विच विल बी पेड और कंसिडर एज HRA अलाउंसेस फॉर योर टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस। स्टिल इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज डू रीच आउट टू मी कि सर मेरे को पीयूष इतना रेंट पे हो रहा है या इतना हो रहा है तो मेरे को कितना टैक्स बचेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो मैंने 2 लाख रुपए अजम्पशन बेस पे कम किया है, ठीक है। उसके बाद होम लोन, होम लोन में क्या होता है कि कंपनी गवर्नमेंट आपको ये भी बेनिफिट दे रही है, अगर आप सपोज अगर खुद का घर ले रहे हो या घर के पेपर्स आपके नाम पे या घर लिया आपने लोन ले लिया घर पे लेते हुए, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, 1.5 लाख अप टू 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सपोज आपने 50,000 इंटरेस्ट पे तो 50,000 अप टू, सीलिंग अमाउंट 150 है, सीलिंग अमाउंट 2 लाख है, ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल गवर्नमेंट देती है कि 50,000 का और हम आपको इंटरेस्ट पे बेनिफिट देंगे। उसमें 3 कंडीशंस है कि आपका लोन की जो अमाउंट है 20 लाख होना चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख से कम होना चाहिए, और आप कोई और प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हो, तो अगर आप वो भी फॉलो करते हो तो 1 लाख 50 आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और एक होम लोन की बेनिफिट जोड़ के डाल दिया कि 2 लाख होम लोन और 2 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन, अजम्पशन बेस्ड है, कंप्लीटली अजम्पशन बेस्ड है। नेक्स्ट इज योर ATG का डिडक्शन, जो आपको सपोज करो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन किया है या किसी स्मृति को या कोई गवर्नमेंट पार्टीज को कोई डिडक्शन दिया है, तो उसकी भी इनकम टैक्स में लिमिट दी हुई है कि अप टू 50% मिलेगा या अप टू 100% मिलेगा। अगेन दिस इज ऑल्सो, इस पे पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। इट इज नॉट आई एम सेइंग कि यार एक इसमें ये मैंने पूरा एक डिटेल्ड में लिया है, ओवरव्यू लिया है। इस पे अलग से आपको वीडियो भी बन सकता है कि यार डोनेशन के अंदर कौन कौन से सेक्शन कवर होते हैं, लोन पे क्या क्या आ सकता है, या ATC में क्या आ सकता है, HRA में कैसे कंप्यूट होता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन हो प्लीज डू रीच आउट टू मी, या मेरे को मैसेज करो या कमेंट करो कि सर इस पे आप मेरे को अलग से वीडियो बना के दो कि ATG में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ATG में क्या क्या कवर होता है, कहाँ कहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं टैक्स में बेनिफिट चाहिए हो कि ATG में कैसे हो, तो प्लीज डू रीच आउट टू मी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कंप्यूट करके निकाला नेट इनकम 20 लाख। नेट इनकम 20 लाख निकाला तो देखा यार 2.5 लाख तक नेल होता है। अगेन 12,500 1 लाख स्टैंडर्ड ही लगता है। 30 अब 10 लाख कितना इनकम है, 10 लाख ही बचा। 10 लाख के ऊपर मैंने 3 लाख का इनकम निकाला और मेरा टैक्स 4,12,429 पहले मेरा 537 पे कर रहा था, अभी मेरा सीधा स्ट्रेट अवे 1 लाख का डिफरेंस आ गया। 1 लाख का डिफरेंस अगर आप निकालना चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये कितना, 1.5 2 4 6 8 और 9.5, 9.5 का 30% अप्रोक्सीमेटली आपका 1 लाख के अराउंड ही आएगा। सो दिस इज द वे एक्चुअली टू कंप्यूट इन योर माइंड कि मैं कितना टैक्स बचा लूंगा कितनी सेविंग करके, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि डिडक्शन का बेनिफिट कहाँ कहाँ मिल रहा है, कितना परसेंट बेनिफिट मिल रहा है। अगेन वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं इतना इनको देने के बाद मेरे को इतना टैक्स बच रहा है और मैं अगर वही पैसा मार्केट में लगा दूंगा तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो आप उनको देके ब्लॉक क्यों करोगे, ठीक है। जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज डिडक्शंस आल्सो, ठीक है। सो ऑन, अभी क्या है बजट में आपने देखा कि नई रिजीम आ चुकी है, कि नई रिजीम में उन्होंने 6 स्लैब रेट दे दिए हैं कि यार 3 लाख से कम है तो नील हो जाएगा, 3 से 6 है तो 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, इन्होंने अल्टीमेटली 6 स्लैब्स दिए हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। अब इसमें कोई वो सुपर सिटीजन सीनियर सिटीजन कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्लैब रेट दे दिया है, ठीक है। एक, हाँ, एक बेनिफिट उन्होंने दिया है कि आपको अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपका 7 लाख तक 87A एप्लीकेबल होगा, मतलब जहाँ पे वो 5 लाख था अब 7 लाख कर दिया। 7 लाख जिस बंदे की इंडिविजुअल की इनकम अगर 7 लाख है ना, इट्स बेटर टू गो फॉर न्यू रिजीम, ठीक है। मेक श्योर मतलब इनकम जिसमें इसमें HRA ATC ATD कुछ इंक्लूड नहीं होगा, इनकम ही आपकी अगर 7 लाख है, जस्ट मेक श्योर कि आप न्यू रिजीम में जाओ। 10 लाख तक है तो कंप्यूट वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। जस्ट डू लेट मी नो कि मेरे को सर इतना इनकम है तो मैं किस रिजीम में जाऊँ, अगेन आई कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है। तो अगर आप देखो कि इसमें अब न्यू HRA ATC ATD कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा, डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू होम लोन इंटरेस्ट लोन मिलेगा, बट बाकी सब खत्म है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिखा के होम लोन हटाया, होम लोन डाला, ATC डाला, इंटरेस्ट लोन डाला, नेट इनकम दिखा 50-50। तो मैंने इतने सारे स्लैब रेट के हिसाब देखा कि 465 का टैक्स बन गया 483 का। अगेन दिस इज मोर देन माय ओल्ड regime, ठीक है। I think as per my opinion, obviously everybody has different opinion. As per my understanding, I think old regime has a better benefit as of now, but still depends, it is up to your व्यू कि आपको क्या कंप्यूटेशन करना है। अगर आपको सही समझ नहीं लग रहा है, अगेन
प्लीज डू रीच आउट टू मी कि मेरे को कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑप्शनल, इट इज अप टू यू, इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आपको मैंडेटरी न्यू रिजीम ऑप्ट करना है। एंड अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। अभी जो लास्ट इनकम आपकी 2023 को जो मार्च की रिटर्न आप जब आप जुलाई में करोगे, उसमें आपकी पुराने वाली न्यू रिजीम से जो पिछली न्यू रिजीम थी वर्सेस ओल्ड रिजीम एप्लीकेबल होगी। दिस इज अगेन एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज गाइस कि मेरे को न्यू रिजीम चूज करना है ओल्ड रिजीम। जस्ट मेक अप योर माइंड, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कितना इनकम मैं कमा रहा हूँ, कितना मेरे को टैक्स पे करना है, कितना ओल्ड में पे करना है, क्या क्या बेनिफिट मुझे न्यू में मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट मुझे ओल्ड में मिलने वाले हैं। देन यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, और उसके बेसिस पे एक डिसीजन लो कि यार मेरे को कौन सी रिजीम चूज करनी है। किसी के ऊपर या किसी के बेसिस पे समझ के कुछ मत करो, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि मुझे समझ नहीं लगता, तो मेरे सीनियर्स ने या मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि न्यू रिजीम अच्छा है तो वो कर दो। डू नॉट गेट ब्लंटली फॉलो एनीबॉडी, बिकॉज दिस इज योर मनी, दिस इज योर होल होलसम अर्नड मनी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है, ऑलवेज गो फॉर अ टैक्स प्लानिंग। It is not, there's no harm in choosing a best regime for you, and there's no harm choosing doing a tax planning for you, ठीक है। So I think this is all about this video. Thank you so much, and I have shared my LinkedIn ID and email ID with you. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगेन डू प्लीज रीच आउट टू मी। आप कमेंट करके बताइए, या नौकरी पोर्टल पे जो हमारा नौकरी लर्निंग चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। डू डू ट्राई टू सब्सक्राइब दिस channel as much as you can, because this will help you out in learning so much knowledge that we provide for you. We are creating, we as a team are focusing on a lot of you know working materials, so that provide a best knowledge to you on this platform. So please do make use of this. Thank you so much.